हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं सीपी सिंह आज की अपनी इस नई वीडियो में कृषि अर्थशास्त्र के एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। आज का अपना टॉपिक है यूटिलिटी, उपयोगिता का। ठीक है। अर्थशास्त्र में उपयोगिता का अर्थ किसी पदार्थ के उपभोग से मिलने वाली संतुष्टि से लगाया जाता है। अर्थात उपयोगिता किसी वस्तु की वह शक्ति होती है जो किसी व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करती है। दूसरे शब्दों में, किसी वस्तु की मांग उस वस्तु में छिपी उपयोगिता के कारण ही उत्पन्न होती है। उपयोगिता से हमारा अभिप्राय किसी वस्तु एवं सेवा की किसी मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता से होता है। उपयोगिता की धारणा वास्तव में एक आत्मनिष्ठ अथवा अंतर्दर्शी धारणा होती है, अर्थात यह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं से संबंध रखती है। इसका कोई रूप नहीं होता और ना ही यह किसी भौतिक रूप में निहित होती है। ठीक है। भौतिक रूप में निहित होने का आशय इसे देखा नहीं जा सकता, बल्कि उपयोगिता तो वास्तव में वस्तु के लिए उपभोक्ता की मानसिक संरचना पर निर्भर करती है। प्यारे बच्चों, मानसिक संरचना अभी हमने कहा है। मानसिक संरचना का जो आशय है वो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग है। जैसे भूखे व्यक्ति के लिए उसकी मानसिक संरचना भोजन को उपयोगी मानेगी। जो व्यसन करने वाले लोग हैं उनकी मानसिक संरचना व्यसन सामग्री को उपयोगी मानेगी। जो धन का सृजन करने वाले लोग हैं, उत्पादक श्रेणी के लोग हैं, उनकी मानसिक संरचना उत्पादन या धन सृजन को लेकर तत्पर रहेगी। इसी प्रकार से अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग मानसिक संरचना होती है या अलग अलग उपयोगिता होती है, या उनके लिए अलग अलग वस्तुएं उपयोगी होती हैं। आइए आगे चलते हैं। यहाँ से जब किसी वस्तु में आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता होती है तो उस वस्तु में उपयोगिता स्वतः विद्यमान रहती है, भले ही उस वस्तु के उपभोग से उपभोक्ता को नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो। एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ लिखा है व्यसन सामग्री या जो मदिरापान है, धूम्रपान है, इन सब सामग्रियों के उपभोग से उपभोक्ता को नुकसान होता है। दोनों तरह के नुकसान होते हैं, शारीरिक और मानसिक या आर्थिक। सभी प्रकार के नुकसान व्यसन की सामग्रियों के उपभोग के चलते उपभोक्ता को झेलने पड़ते हैं। लेकिन फिर भी अगर व्यसन करने वाला व्यक्ति है तो उसके लिए व्यसन सामग्री उपयोगी होगी। ठीक है, वो भले ही उसको नुकसान क्यों ना पहुंचा रही हो। कुछ अर्थशास्त्रियों ने उपयोगिता पे अपने मत दिए हैं। आइए हम उनको देखते हैं किसने क्या कहा है। देखिए, अकॉर्डिंग टू बाग, एक विशिष्ट अर्थशास्त्री थे बाग, उन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र के लिए उपयोगिता आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता से है। जो वस्तु किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता को संतुष्ट कर दे वह वस्तु उस व्यक्ति के लिए उपयोगी है। एक दूसरे अर्थशास्त्री हैं एडवर्थ नेविन, इन्होंने क्या कहा है देखते हैं। अर्थशास्त्र में उपयोगिता का अर्थ उस संतुष्टि या आनंद अथवा लाभ से है जो किसी व्यक्ति को धन अथवा संपत्ति के उपभोग से प्राप्त होती है। ठीक है। उपयोगिता का जो अर्थ है नेविन की भाषा में वह यह है कि धन, संपत्ति अथवा उस आनंद से है, उस लाभ से है जो किसी वस्तु के उपभोग के पश्चात एक व्यक्ति को प्राप्त होती है। ठीक है। आइए अब देखते हैं उपयोगिता और संतुष्टि में क्या अंतर है। उपयोगिता और संतुष्टि में क्या अंतर है। यूटिलिटी
एंड सेटिस्फेक्शन में क्या अंतर है। उपयोगिता और संतुष्टि में अंतर होता है। जहाँ उपयोगिता से हमारा आशय प्रत्याशित यानी कि अभी जो चीज़ हमको प्राप्त ना हुई हो, प्रत्याशित उपयोगिता से होता है। वहीं संतुष्टि से हमारा अभिप्राय प्राप्त उपयोगिता से होता है। संतुष्टि से हमारा अभिप्राय प्राप्त उपयोगिता से होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि इस प्रकार उपभोक्ता उपयोगिता के बारे में उस समय विचार करता है जब वह किसी वस्तु को खरीदने की सोच रहा होता है। यानी कि अभी उपयोगिता तब तक किसी व्यक्ति विशेष के दिमाग में चल रही होती है किसी वस्तु को लेकर। उपयोगिता तब तक ही हमारे मस्तिष्क में रन कर रही होती है जब तक हम उस वस्तु को प्राप्त न कर लिए हों। लेकिन संतुष्टि वह होती है जो जिसका हम अनुभव कर चुके होते हैं। संतुष्टि वह होती है जिसका हम अनुभव कर चुके होते हैं। जब वह वस्तु का उपभोग प्राप्त हो जाए, किसी वस्तु का उपभोग हमको प्राप्त हो जाए तो वह हमारे लिए संतुष्टि है। और जब तक हमें किसी वस्तु का उपभोग प्राप्त ना हो तो वह हमारे लिए उपयोगिता है। समझने का प्रयास करिएगा। संतुष्टि उपभोग प्राप्त होने के पश्चात मिलती है व्यक्ति को, और उपभोग प्राप्त होने के पूर्व वह वस्तु किसी व्यक्ति विशेष के लिए उपयोगी होती है। अंततः उपयोगिता को मापा जा सकता है। हम कह सकते हैं कि भाई उपयोगिता को मापा जा सकता है, ठीक है। और भले ही मापन क्यों ना अप्रत्यक्ष ही हो, लेकिन संतुष्टि को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में मापा नहीं जा सकता। संतुष्टि को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में मापा नहीं जा सकता। अब आइए देखते हैं जो है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी। उपयोगिता की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी में आइए पहला जो पॉइंट है उसको देखते हैं। उपयोगिता एक सापेक्षिक शब्द है। उपयोगिता एक सापेक्षिक शब्द है, यानी कि केवल इसे अनुभव किया जा सकता है। इसका केवल अनुभव किया जा सकता है। दूसरा जो पॉइंट है वह यह है, उपयोगिता का कोई भौतिक रूप नहीं होता। इसे हम उपयोगिता को जो है हम देख नहीं सकते। इसको हम देख नहीं सकते, इसका कोई भौतिक रूप नहीं होता। तीसरा पॉइंट है, उपयोगिता का संबंध लाभदायकता प्रॉफिटेबलनेस से नहीं होता है। क्योंकि अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया ही था कि उपयोगिता सदैव लाभप्रद नहीं होती, नुकसानदायक भी होती है। व्यसन करने वाले व्यक्ति को व्यसन की उपयोगिता नुकसान पहुंचाती है। जो जुआ खेलते हैं उनको जुआ की उपयोगिता नुकसान पहुंचाती है। जो और कुछ लोगों को फ़ायदे भी होते हैं, बहुत से लोगों को फ़ायदे भी होते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप जो है उपयोगिता का संबंध लाभदायकता से नहीं होता है। अगला जो पॉइंट है उपयोगिता का वह यह है कि यह आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। जैसे व्यक्ति की आवश्यकता, पहले अगर उसे भूख लगी है तो पहली वरीयता उसे भोजन को देनी है। फिर उसके बाद यदि उसके पास कपड़े नहीं है तो दूसरी वरीयता उसे वस्त्र को देनी है। फिर उसके बाद यदि उसके पास जो है आश्रय की व्यवस्था नहीं है तो तीसरी वरीयता उसे मकान को देनी है। ठीक है, इस प्रकार से जो है यह आवश्यकता की जो उपयोगिता है वह आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। अगला जो पॉइंट है वह यह वास्तविक उपभोग पर निर्भर नहीं करती। उपयोगिता जो है वास्तविक उपभोग पर निर्भर नहीं करती, जिसका केवल एक कारण है। वह कारण यह है कि हमारे जो लक्ष्य हैं या जो मांग हैं वह थोड़े समय के लिए ठहराव लेकर फिर नित्य जो है चालू रहती हैं। उनकी रनिंग कभी रुकती नहीं, वो ठहराव नहीं लेती। हमारे लक्ष्य भी ठहराव नहीं लेते। एक पड़ाव पे हम पहुँचे, एक मंजिल पाए तो हमें फिर अगली मंजिल जो है नज़र आने लगती है, या
किसी अगली वस्तु पे हमारी नज़रें गड़ जाती हैं कि हमें अब वह वस्तु उपयोगी है, उसका हमें उपभोग करना चाहिए। ऐसे विचार हमारे मन में प्रत्येक क्षण आते रहते हैं। अगला जो पॉइंट है, उपयोगिता त्याग के बगैर असंभव है। सेक्रीफाइस किए बिना हम किसी वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते, और जब हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो उनके अच्छे और बुरे प्रभावों के विषय में हम जान नहीं पाएंगे। इस कारण हम कैसे कह पाएंगे कि वह वस्तु हमारे लिए उपयोगी है कि नहीं। इसीलिए सेक्रीफाइस, हमें त्याग करना पड़ेगा अपनी धन की कुछ इकाइयों का, और धन की कुछ इकाइयों का त्याग करके हम किसी वस्तु का उपभोग कर पाएंगे, उस वस्तु को प्राप्त कर पाएंगे, उसके अच्छे बुरे प्रभाव को जान पाएंगे, और तत्पश्चात हम उसकी उपयोगिता का भी ज्ञान कर पाएंगे। ठीक है, आइए अब देखते हैं उपयोगिता की मापन संबंधी अवधारणाओं के विषय में। उपयोगिता की मापन संबंधी अवधारणाओं के विषय में देखते हैं यहाँ से। मेजरमेंट कॉन्सेप्टुलाइजेशन ऑफ यूटिलिटी। उपयोगिता की माप के संबंध में अर्थशास्त्रियों की दो विचारधाराएं प्रचलित हैं। पहला है कार्डिनल अप्रोच, संख्यात्मक दृष्टिकोण, और दूसरा है क्रमवाचक दृष्टिकोण, ऑर्डिनल अप्रोच। तो आइए पहले देखते हैं कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस करते हैं, संख्यात्मक उपयोगिता का विश्लेषण करते हैं। संख्यात्मक उपयोगिता विश्लेषण में उपयोगिता को संख्यात्मक रूप में अध्ययन करने का श्रेय सर्वप्रथम मार्शल को जाता है। मार्शल ने उपयोगिता को द्रव के रूप में मापने की बात कही है। उनके अनुसार उपयोगिता की गणना संख्याओं में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 में की जा सकती है। ठीक है, जो संख्यात्मक उपयोगिता विश्लेषण की बात हो रही है, यह मांग का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। इसका जो है समर्थन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के द्वारा किया गया था, लेकिन इस सिद्धांत को अंतिम रूप मार्शल के द्वारा दिया गया, इसलिए इसे मार्शल के उपयोगिता विश्लेषण का सिद्धांत भी कहा जाता है। मार्शल के उपयोगिता विश्लेषण का सिद्धांत भी कहा जाता है। आइए इसको जो है रेखा चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं, ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं। ग्राफ में हमने दो अक्ष लिए हैं, ओ वाई एक्सिस और ओ एक्स एक्सिस। ओ वाई एक्सिस पे हमने यूटिलिटी अथवा सेटिस्फैक्शन को दर्शाया है, ओ एक्स एक्सिस पे हमने एप्पल को दर्शाया। ठीक है, दो एक्सिस हैं, दोनों पे अलग अलग चीज़ें दर्शाई गई। पहले पे यूटिलिटी अथवा सेटिस्फैक्शन, दूसरे पे एप्पल को दर्शाया गया है। अब देखिए, एक उपभोक्ता जब एक समय में सेब की एक इकाई का सेवन करता है तो उसे जो उपयोगिता मिल रही है वो 12 यूटिल्स मिल रही है। 12 यूटिल्स। जो उपयोगिता मापन संबंधी जो बातें हैं वो इकाई में ना कह के अर्थशास्त्र की भाषा में हम यूटिल्स में कहते हैं। ठीक है, ये कभी कभी पूछा जाता है। एक सेब खाने पे उपभोक्ता को 12 यूटिल्स मिल रहे हैं, 2 खाने पे 21 मिल रहे हैं, 3 खाने पे 33 मिल रहे हैं और 4 खाने पे 37 मिल रहे हैं। इस प्रकार अगर हम उपयोगिता का मापन कर रहे हैं संख्यात्मक रूप में तो हमें सरलता से पता चल जा रहा है कि पहला सेब खाने पे हमें 12, दूसरा 21, तीसरा 33, चौथा 37 यूटिल्स उपयोगिता हमको दे रहे हैं। तो संख्यात्मक विश्लेषण में हमने जान लिया कि संख्याओं में उपयोगिता का प्रदर्शन कैसे करना। ठीक है, संख्या के रूप में उपयोगिता का प्रदर्शन हम कैसे करेंगे। अब आगे से आइए देखते हैं यहाँ से। मार्शल के अनुसार यदि एक उपभोक्ता एक सेब का उपभोग करता है जिसकी कीमत 10 रुपये है तो उसके लिए एक सेब की कीमत अथवा उपयोगिता 10 रुपये के बराबर होगी। ठीक है, अब आइए देखते हैं मार्शल की संख्यात्मक उपयोगिता विश्लेषण की मान्यताएं क्या है। रिकग्नाइजेशन ऑफ मार्शल कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, यहाँ से देखते हैं। पहला जो है, उपभोक्ता जो है तर्कपूर्ण व्यवहार करता है। उपभोक्ता कैसा व्यवहार करता है? तर्कपूर्ण व्यवहार करता है। तर्क उसके क्या होते हैं कि हमें
कौन सा सप्लीमेंट्री गुड्स इस्तेमाल करना है, कौन सा सब्स्टिट्यूट गुड्स हमको इस्तेमाल करना है, अपने उत्पाद को कब बेचना है, किसे बेचना है, कहाँ बेचना है, किन परिस्थितियों में बेचना है, या कौन कौन सी उपभोग सामग्री खरीदनी है, कहाँ से खरीदनी है, कैसे खरीदनी है, वित्त की व्यवस्था में कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, किस कारण करनी, तमाम चीज़ों को सोचकर उपभोक्ता जो है विपणन संबंधी उपभोक्ता के जो व्यवहार हैं वो तर्कपूर्ण होते हैं। ठीक है, तर्कपूर्ण अगर ना हो उपभोक्ता के व्यवहार तो उपभोक्ता कभी भी लाभ की स्थिति में नहीं होगा, उसको सदैव जो है हानि का सामना करना पड़ेगा। दूसरा जो पॉइंट है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, यहाँ एक देखिए छूट गया है, वो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता सदैव स्थिर रहती है, तो यहाँ आप लिख लीजिएगा नोट्स में अपने, स्थिर रहती है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है उपयोगिताएं स्वतंत्र होती हैं। उपयोगिताएं ध्यान देने योग्य बात है, उपयोगिताएं स्वतंत्र होती हैं। स्वतंत्र क्यों होती हैं? उपयोगिताओं को बाधा नहीं जा सकता। अलग अलग वस्तुएं या एक ही वस्तु अलग अलग इंसानों के लिए अलग अलग उपयोगिता देने वाली होती है। जैसे आपके लिए भोजन की आवश्यकता है क्योंकि आपने भोजन नहीं किया है, भूख आपको तीव्रता से लगी है इसलिए आपको भोजन की आवश्यकता है। आपको शिक्षा की आवश्यकता है क्योंकि आपको शैक्षिक क्षेत्र में कोई रोजगार चाहिए, जीवन अपना बनाना है तो आपको शिक्षा की आवश्यकता है। आपको उत्पादन की आवश्यकता है, आपको रोजगार की आवश्यकता है, आपको जो है जिन चीज़ों की आपको आवश्यकता है उस क्षेत्र से जुड़ी हुई वस्तु आपके लिए उपयोगी होगी और इनको जो है बांध के नहीं रखा जा सकता। ठीक है, उपयोगिता को बांध के नहीं रखा जा सकता, आपके लिए आपकी उपयोगिता स्वतंत्र है। अगला जो पॉइंट है वो पॉइंट है उपयोगिता को संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अभी हमने उदाहरण के तौर पे देखिए यहाँ संख्यात्मक रूप में उपयोगिता को व्यक्त करके आपको समझाया है। तो इस कारण से मार्शल के जो उपयोगिता संख्यात्मक उपयोगिता विश्लेषण की मान्यताएं हैं उसमें यह कथन सही है कि उपयोगिता को जो है संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगला जो पॉइंट है वो ये है संख्यात्मक उपयोगिता विश्लेषण के चलते ही कुल उपयोगिता को ज्ञात कर सकते हैं। कुल उपयोगिता का एक प्रकार है, उसको जो है उपयोगिता में जैसे कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता की बातें होती तो टोटल यूटिलिटी को जो अगर हमें ज्ञात करना है, टोटल यूटिलिटी के बारे में कुछ जानना है तो बिना संख्यात्मक उपयोगिता विश्लेषण के वो जानकारी हम प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं क्रमवाचक उपयोगिता के विषय में। क्रमवाचक उपयोगिता के विषय में हम चलते हैं। ऑर्डिनल यूटिलिटी, क्रमवाचक उपयोगिता को सर्वप्रथम जो है क्रमवाचक उपयोगिता का विश्लेषण प्रोफेसर हिग्स, यहाँ देखिए गलती से हिग्स लिख दिया गया है, ये है हैक्स के द्वारा किया गया, प्रोफेसर हैक्स के द्वारा किया गया। प्रोफेसर हैक्स का कहना यह था कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, अतः किसी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता को संख्याओं में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। प्रोफेसर हैक्स ने मार्शल के संख्यात्मक उपयोगिता विश्लेषण सिद्धांत को जो है गलत ठहरा दिया, उसकी आलोचना की और उन्होंने कहा कि जब मनोवैज्ञानिक धारणा को उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है तो हम उसका मापन कैसे संख्यात्मक रूप में कर सकते हैं, गलत है। संख्यात्मक रूप में उपयोगिता का प्रदर्शन नहीं किया जा सकता, इसको केवल क्रमिक रूप दिया जा सकता है। क्रमिक रूप मतलब आप दौड़े, आप पहले स्थान पे हैं, आप दूसरे स्थान पे, आप तीसरे स्थान पे हैं, या आपको ज़्यादा भूख लगी है, आपको कम लगी है, आपको उनसे भी कम लगी है, या आप पढ़ने में सबसे अव्वल हैं, आपके मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं, आप उनसे कम हैं, आपको कुछ भी नहीं आता, तमाम चीज़ें हैं। इस प्रकार से आप क्रमिक रूप में उपयोगिता को रख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम
एक व्यक्ति के लिए एक ही समय में उपयोगिता को हम कैसे जो है क्रम में रखेंगे, उसकी उपयोगिता को कैसे क्रम में रखेंगे वो मैं बता रहा हूँ। जैसे उस व्यक्ति की प्रथम उपयोगिता भोजन है क्योंकि वह भूखा है, तो प्रथम उपयोगिता क्या है, वो भोजन। पहली उपयोगिता है भोजन, फूड, ठीक है। दूसरी जो उपयोगिता है वो है वस्त्र की, ठीक है। दूसरी उपयोगिता क्या है, वस्त्र की है। उस व्यक्ति की दूसरी आवश्यकता वस्त्र की है, वस्त्र की, यहाँ देखिए वस्त्र की। तो क्यों वस्त्र की आवश्यकता, क्योंकि जो है उसके पास ड्रेस नहीं है पहनने के लिए, इसलिए उसे उपयोगी है ड्रेस। अब दो आवश्यकताएं, जब दो उपयोगिताएं उसकी पूरी हो चुकी हैं तो तीसरी उपयोगिता उसे आश्रम की, हाउस की नज़र आ रही है, क्योंकि इन सब का दोहन करने के पश्चात व्यक्ति को आराम की ज़रूरत पड़ती है, जो आश्रम या मकान में ही संभव हो पाता है। तो तीसरी आवश्यकता इस उसकी जो है उस व्यक्ति की आश्रम की है। अब उपयोगिताओं का जो क्रम है वह पहला है फूड का, दूसरा है ड्रेस का और तीसरा जो है वो है हाउस का, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम यूटिलिटी के कुछ और भी नए तथ्य लेकर हम आपके बीच उपस्थित होंगे। लेकिन जाने से पहले आपसे दो सवाल हैं, अर्थशास्त्र के दो क्वेश्चन हैं, इनके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए, वो है इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। दूसरा सवाल है, अर्थशास्त्र में क्षतिपूरक सिद्धांत का प्रतिपादन किस अर्थशास्त्री के द्वारा किया गया था। ठीक है, धन्यवाद।